Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss banking latest trend. आज हम लोग बैंकिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स के चैप्टर नंबर 4 जो हमारा कॉमर्स सेक्शन का है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग RTGS, NEFT, ई बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा दो पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग NEFT के बारे में पढ़ेंगे, RTGS के बारे में पढ़ेंगे, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और IMPS के बारे में। RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT नेट इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड ट्रांसफर। थर्ड क्या है? IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में अच्छे से जानकारी हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्कर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल फॉर्म से पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में भी कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि हमारा क्या है? बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। क्या बैंकिंग का लेटेस्ट ट्रेंड जो ISC बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे या फिर उसका पार्ट 1। इस वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्ट 1 में आखिर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे पूरे अच्छे तरीके से एक बार जान लेते हैं फटाफट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के। और ये मैं एक बार बता देता हूँ कि ये बैंकिंग टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या बैंकिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से बैंक में सेटलमेंट होते हैं, पैसे का लेन देन कैसे होता है। तो वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम 5 to 6 नंबर्स का क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी तरीके से पूछा जाता है और आप लोगों को 1 मार्कर क्वेश्चन तो यहाँ से 2 नंबर का आएगा ही आएगा। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए पढ़ने से पहले। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे? RTGS कवर करेंगे। RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा RTGS होता क्या। फिर दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT क्या होता है। ये दोनों क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर बोला जाए कि फंड ट्रांसफर किया जाता है। क्या? फंड ट्रांसफर किया जाता है दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत आसानी तरीके से और ह्यूज अमाउंट में। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दिया। उसके बाद क्या कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम IMPS के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक जो है वो हम लोग पार्ट फर्स्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मजा आएगा। इसीलिए भाई थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा क्या बोला जाए उसको कि सब्र रखिए। क्लियर? और डी और ई वाले पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ATM क्या होता है, ATM किस तरीके से काम करता है, क्रेडिट और डेबिट किस तरीके से काम करता है, वो सब सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और लास्टली बैंक ड्राफ्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों हमारा क्या होगा? थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मोटो क्या है? रियल टाइम मतलब क्या? रियल टाइम में जो पैसा होता है, रियल टाइम में अगर ग्रॉस पैसा, रियल टाइम में कौन सा पैसा? ग्रॉस पैसा। ग्रॉस पैसा मतलब पूरा पैसा, कि पूरा पैसा अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत आसानी तरीके से इमीडिएट बेसिस पर अगर आपका पैसा चला जाता है, अगर वो भी अमाउंट हो ह्यूज अमाउंट में, इट इज अ इंस्टेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड मेनली हाई वॉल्यूम ऑफ पेमेंट। अगर हाई वॉल्यूम ऑफ पेमेंट आपका चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? RTGS। क्या बोला? इट इज अ फंड ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड अ ग्रॉस बेसिस। सेटलमेंट ऑन द रियल टाइम मीन्स देर इज नो वेटिंग पीरियड। नो वेटिंग पीरियड अगर आपको फंड ट्रांसफर हो जा रहा है एंड द ट्रांजेक्शन इज सेटल एज सुन एज इट प्रोसेस। जैसे ही ट्रांसफर हो रहा है, एक बैंक से यहाँ से ट्रांसफर हुआ और दूसरे बैंक में आसानी से पहुंच गया। ठीक है, तुरंत ही, और ह्यूज अमाउंट का पैसा। ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत इसलिए तो पड़ रही है कि भाई हमें अगर बड़ा अमाउंट चाहिए होगा तो RTGS करना होगा। अगर आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, इसका मिनिमम जो होता है, मिनिमम कितना होता है अगर RTGS करना होगा आप लोगों को बैंक में जाके, तो क्या होगा? 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपये इसका मिनिमम अमाउंट होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए और ये बात। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम लोग। और यहाँ पर क्या RTGS, यही मैं बता रहा था कि एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर ह्यूज अमाउंट का पैसा अगर रियल टाइम में
अगर रियल टाइम में और ग्रॉस पूरा पैसा चला जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस जो सर्विस रहता है वो अवेलेबल करता है कस्टमर फ्रॉम 9 AM टू 3 PM, मतलब 9 AM टू 3 PM कब से कब, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में, और सैटरडे में 9 AM टू 12 PM, मतलब 12 बजे दोपहर तक, ठीक है। एंड दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल सिस्टम टू ट्रांसफर मनी थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, और ये एक फास्टेस्ट पॉसिबल सिस्टम है जिसके थ्रू फंड को ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ह्यूज अमाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ दो बात इंपॉर्टेंट है कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए आरटीजीएस का, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और थोड़ा सा टाइमिंग और बैचेस की किस किस टाइमिंग में वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और साथ ही साथ उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, फीचर्स, कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। आरटीजीएस इज नॉट अवेलेबल टू ऑल बैंक ब्रांचेस इन इंडिया, कि जो आरटीजीएस है वो सारे बैंक के ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जितने सारे बैंक के ब्रांचेस हैं उसमें सारे में क्या है कि आरटीजीएस का फैसिलिटी अवेलेबल है, नहीं। ये एक स्पेशल केस होता है कि हर एक बैंक, जो बैंक सीबीई नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर क्या इसको सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फैसिलिटी जिस बैंक ब्रांच में इनेबल्ड है वहाँ से। अब सीबीएस सिस्टम क्या होता है, वैसा सिस्टम जिसके थ्रू सारा नेटवर्क कनेक्ट रहता है। सीबीएस अगर बोला जाए चेक है तो चेक डिजिटल ट्रांसफर होता है ना, चेक डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है सीबीएस सिस्टम के थ्रू, वो पता चल जाता है हाँ भाई ये चेक अच्छा है, ये चेक सही है, फिर अब दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसमें समय भी नहीं लगता, इसमें तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। तो जिस बैंक ब्रांच में सीबीएस सिस्टम है वो ब्रांच क्या कर सकता है, आरटीजीएस फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं उस ब्रांच में जाके। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड इंडिविजुअली, अगर कोई इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है, किसी इंसान को, अगर मान लो कि किसी घर में शादी है और तुम्हें 5 लाख रुपया वो मांग रहा है, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ मांग रहा है कि भाई खर्चे के लिए मुझे दे दो, बाद में मैं वापस कर दूंगा, मान लो कुछ घट रहा है पैसा, तो आप क्या करोगे, आप आरटीजीएस जाके करोगे वैसे बैंक ब्रांचेज में जिसमें सीबीएस फैसिलिटी हो, इनेबल्ड बैंक ब्रांचेज हो, ठीक है। थर्ड क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया से कम आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम का सीलिंग कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम कितना है, 2 लाख रुपया, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। बैंक आपको जहाँ तक आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। रिसीविंग ऑफ बेनिफिशियरी मस्ट अकाउंट ऑफ क्रेडिट इन द कस्टमर अकाउंट विद इन 30 डेज, ये जो बेनिफिशियरी अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप भेज रहे हैं, बेनिफिशियरी मतलब जो अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं, 30 मिनट के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। आपका फंड ट्रांसफ़र जब मैसेज आया, तो मैसेज मान लो कि आपका आया 12 बजे मैसेज आ गया 12 PM में, क्या कि भाई फंड ट्रांसफ़र हो चुका है आपके अकाउंट में आरटीजीएस के थ्रू, तो वो पैसा कितने मिनट में आ जाएगा, 30 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट लेगा वो फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम। द ट्रांसफ़र इज़ फाइनल एंड इरिवोकेबल, मतलब क्या, जो फाइनल मतलब रिवर्स नहीं होगा, मतलब आप एक बार फंड ट्रांसफ़र कर दिए, फिर वैसा नहीं कि भाई वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया जिसने भेजा, वो नहीं, कभी नहीं होता है। वैसे जनरली अभी होता है कि एटीएम से अगर आपका पैसा नहीं निकला, बीच में बिजली चली गई, ठीक है, तो वो पैसा फंस जाता है, तो वो पैसा फिर वापस आ जाता है हमारे बैंक अकाउंट में। लेकिन इसमें कोई चांस नहीं कि आपका पैसा वापस आ जाए, क्योंकि आप ये अपने इंडिविजुअल इंसान वो जाके बैंक के ब्रांच से करवा रहा है। आई होप सो आप लोगों को फीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आरटीजीएस का मीनिंग और साथ ही साथ उसके फीचर्स, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आरटीजीएस हम लोगों ने पढ़ा, अब क्या है एनईएफटी। एनईएफटी भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक है कि क्या है भाई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस ग्रॉस सेटलमेंट, ये क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड सिस्टम बाय विच एन इंडिविजुअल्स, फर्म्स और अ कंपनी can electronically transfer funds from any bank branches to another individual firms or a company having an account with any other branches, मतलब कोई भी ब्रांचेज में, कोई दूसरे ब्रांचेज में। आरटीजीएस क्या है कि अगर आरटीजीएस आप अपने बैंक ब्रांच के थ्रू, कोई इंडिविजुअल अपने बैंक ब्रांच के थ्रू दूसरे इंसान को भेज सकता है, ठीक है। लेकिन एनईएफटी ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्म से इंडिविजुअल, जैसे सैलरी अगर देना रहता है
अगर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉयज़ का लगभग सेम तनख्वाह है, या क्या बोला जाए कि सेम सैलरी है, तो क्या करेगा कि जो भी फर्म रहेगा, जैसे मान लो कि फर्म का नाम है रिलायंस, ठीक है। अब रिलायंस अगर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजना चाह रहा है तो रिलायंस क्या करेगा, एनईएफटी करेगा, ताकि एक बैचेज में मतलब तो 20 एम्प्लॉयज़ का एक बार गया, फिर 20 एम्प्लॉयज़ का, फिर 20 एम्प्लॉयज़ का, फिर 20 एम्प्लॉयज़ का, फिर 20 एम्प्लॉयज़ का। तो एनईएफटी ऐसे होता है, कोई भी एक बैंक ब्रांचेज में दूसरे बैंक अकाउंट में भेजा जा सकता है बैचेस के रूप में। तो एनईएफटी सेटल्ड इन अ बैचेस, ये बैचेस में सेटल होता है ड्यूरिंग द वीकेंड। एनईएफटी टेक्स प्लेस 7 टाइम्स अ डे, कि एक दिन में वो 7 समय पर वो एनईएफटी किया जा सकता है बैचेस में, मतलब अभी इतना से इतना, आधे 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, ऐसे ऐसे 7 बैचेस होते हैं। कितने? 7 बैचेस में इसे क्लियर किया जाता है। और इसका टाइमिंग क्या होता है? 8 AM टू 7 PM, कि 8 AM टू 7 PM में ये पूरा क्लियर होता है। ऑन सैटरडे एनईएफटी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस 6 टाइम्स अ वीक। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सैटरडे में कितना 6 टाइम्स अ डे होता है, कब? सैटरडे के दिन। और बाकी सारे दिन क्या होता है? 8 AM टू मंडे टू फ्राइडे, 8 AM टू 7 PM, ठीक है, 7 PM में। और ये 6 टाइम्स अ डे होता है, कब? 8 AM टू 1 AM, मतलब 1 PM बोला जाए, 1 AM क्यों बोला, 1 PM, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि डायरेक्ट कंपनी के थ्रू किया जाता है, फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल के साथ आसानी से हम लोग भेज सकते हैं, कोई दूसरे स्टाफ हो या कोई भी हो, और वो आसानी तरीके से किया जा सकता है। खास करके ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि जो अपने एम्प्लॉयज़ को उसको सैलरी दे सके। आई होप सो ये भी क्लियर है। अब हम लोग क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा फीचर्स जान लेते हैं कि फीचर्स ऑफ एनईएफटी क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या है? अगर फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो मेन फीचर्स, पहला, बैंक ब्रांच मस्ट हैव एनईएफटी इनेबल्ड एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ एनईएफटी फंड ट्रांसफर नेटवर्क। क्या कि फंड ट्रांसफर, उसमें क्या था, सीबीएस सिस्टम के थ्रू इनेबल्ड होता था। इसमें क्या कि जो भी ब्रांच एनईएफटी कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए कि वो किस नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए? एनईएफटी फंड ट्रांसफर नेटवर्क से, एनईएफटी फंड ट्रांसफर नेटवर्क से, ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा, इंडिविजुअल्स, फर्म्स और अ कंपनी कैन मेक द यूज ऑफ एनईएफटी इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ कैश एट अ एनईएफटी इनेबल्ड बैंक ब्रांचेस, ठीक है। वहां पर क्या था? सीबीएस था। कहाँ पर? आरटीजीएस में, सीबीएस था, ठीक है, आरटीजीएस में सीबीएस सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसमें एनईएफटी इनेबल्ड बैंक होना चाहिए। और कोई भी इंडिविजुअल उसका बैंक अकाउंट ना भी हो उस अकाउंट में, उस ब्रांच में, वहां से भी वो ट्रांसफर आराम से कर सकता है अगर कोई दूसरे ब्रांच में उसका अकाउंट हो तो। थर्ड क्या है? इन केस ऑफ वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी इज 49,999। अगर कोई बैंक ब्रांचेस में उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो कितना ट्रांसफर कर सकता है वहां से? 49,999, ठीक है, लगभग 50,000 रुपया। देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी व्हेन वन हैज अ बैंक अकाउंट, ब्लैंक अकाउंट, नो बैंक अकाउंट। कि अगर कोई बैंक अकाउंट में अगर है, उसके पास बैंक अकाउंट है जिसमें एनईएफटी कर सकता है उस ब्रांच के थ्रू, ठीक है, तो उसमें कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम या नो मिनिमम लिमिट, ठीक है, यहाँ पर नो मैक्सिमम और नो मिनिमम लिमिट, ये बात याद रखना है। उसमें था मिनिमम 2 लाख, किसमें? आरटीजीएस में, और मैक्सिमम अनलिमिटेड था, ठीक है। फिफ्थ में क्या? एनईएफटी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन बैचेस में किया जाता है, मैंने बताया था, मंडे टू फ्राइडे, कब से कितने? 7 बैचेस में, और सैटरडे को 6 बैचेस में, तो ये बात याद रखना है। 6 क्या हो गया? एनईएफटी कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव अ फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस क्या होता है कि विदेश से जो पैसा आता है ना, कि कोई बाहर फॉरेन में किसी का बेटा रहता है तो वो अपनी माँ के लिए अगर मान लो कि इंडिया में पैसा भेज रहा है तो वो फॉरेन रेमिटेंस होता है, ठीक है, वो रिसीव नहीं होता है। एनईएफटी कैन नॉट बी यूज टू रिसीव द फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन किसी के पास एनईएफटी अकाउंट है तो वो फॉरेन रेमिटेंस नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। सेंडर्स ऑफ द फंड टू पे ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस फॉर एनईएफटी। एनईएफटी के लिए चार्ज देना पड़ता है बैंक को, हम लोगों को। फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू 5 लाख सर्विस टैक्स देना पड़ता है, कितना इसके हिसाब से, ठीक है, 1 लाख से 5। फॉर अमाउंट अबव 1 लाख और 1 लाख एंड अप टू ₹2 लाख, ₹15 प्लस सर्विस टैक्स, ₹15 देना पड़ता है, साथ ही साथ सर्विस
टैक्स, इसमें सिर्फ सर्विस टैक्स जो बैंक चार्ज करता है, इसमें क्या 15 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज। कब? जब 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच में होगा, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ फॉर अमाउंट ऑफ 2 लाख एंड 25 प्लस उसमें सर्विस चार्ज देना होगा, जो बैंक के हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मेन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। एनईएफटी का मीनिंग हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा और इसका फीचर्स, तो मीनिंग और फीचर्स आपके सिलेबस में खास कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस नंबर पर एक बार मैसेज करके बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड देयर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं जल्दी से। अगर 2 मार्कर का क्वेश्चन या 3 मार्कर का क्वेश्चन आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो बाकी 3 करना है। क्या? प्रोसेसिंग क्या होता है, मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द डेज कितना होता है। तो एनईएफटी का अगर पहली बात आ गया तो 3 मार्क्स में, तो एक पहला ये लिख देना है कि एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फुल फॉर्म लिख देना है। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये लिख देना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या होता है, एनईएफटी ट्रांसफर सेटल्ड इन बैचेज। एनईएफटी किसमें? बैचेज में सेटल होता है, पहले ही बता चुके हैं। अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख लेना है तो क्या लिखना है कि भाई ये 7 बैचेज में होता है मंडे टू फ्राइडे, और 6 बैचेज में होता है सैटरडे। मतलब 6 बैचेज में इसे पूरा किया जाता है, 7 बैचेज में मंडे टू फ्राइडे। आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूअसली। एक इंडिविजुअल इंसान के थ्रू इसे प्रोसेस किया जाता है आसानी से, और कंटिन्यूअस वे में होता है, इसमें कोई बैचेस वे में नहीं होता है। आज अगर अभी तुरंत ट्रांसफर किया आरटीजीएस से, तुरंत पहुंच गया बैंक अकाउंट में, अभी तुरंत पहुंच गया। कभी भी आप कर सकते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है? इसमें नो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू किसमें था? मिनिमम वैल्यू किसमें था? जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट जिसके पास नहीं है वो मिनिमम कितना कर सकता था? 49,999 रुपीज़। क्लियर? लेकिन वैसे नो लिमिट है, नो मैक्सिमम लिमिट। इसमें भी मिनिमम लिमिट कितना था? 2 लाख रुपया। ये बात याद रखना। फंड ट्रांसफर ड्यूरिंग द डेज 6 टाइम्स ऑन अ वीक एंड 3 टाइम्स ऑन अ सैटरडे। कि 3 टाइम्स ऑन अ सैटरडे इसे चेंज करके कर दिया गया, क्या कि 6 टाइम्स ऑन अ वीक एंड 3 टाइम्स ऑन अ सैटरडे जनरली। लेकिन हम लोग उसको क्या 7 डेज और 6 डेज भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द डेज, कि नंबर ऑफ लिमिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द डेज में फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इसमें फिक्स रहता है। क्या? आप 6 टाइम कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ बैचेस बोला है, ये अलग है भाई, और यहाँ पर कितना टाइम कर सकते हो, तो 6 टाइम्स कर सकते हो आप एक वीक में। अगर आपको एक वीक में करना है, ठीक है, एक वीक में मतलब मंडे टू फ्राइडे अगर एनईएफटी करवाना है तो आप 6 टाइम्स कर सकते हो, 6 टाइम्स कर सकते हो। और वो बैचेस था, याद रखना। और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑन अ सैटरडे, और सैटरडे में कितना? 3 टाइम्स, मतलब 3 बारी आप करा सकते हो, एक कोई भी कंपनी या फर्म। क्लियर? आई होप सो ये भी बात आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे IMPS, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। IMPS के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएटली देखो, एक बैंक है, बैंक के थ्रू मान लो कोई बंदा मोबाइल से अपने यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड, देखो पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बात याद रखना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नहीं आ रहा है तो लिख सकते हो आप लोग इंटरफेस, ठीक है। ये क्या होता है? IMPS इसके तहत आता है। जैसे क्या, कोई बंदा अगर बैंक अकाउंट अपने मोबाइल से बैंक अकाउंट में दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजा, तो वो बैंक देखा कि हाँ भाई ठीक है, फिर तुरंत वो दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है दूसरे इंडिविजुअल में। जैसे गूगल पे आप लोग देख लो, फ़ोन पे देख लो, अगर बी इंसान ए इंसान के पास भेज रहा है तो तुरंत इमीडिएटली बेसिस पर हो जाता है मोबाइल के थ्रू। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम विद इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी बाय द NPCI, किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा ये हम लोगों को फैसिलिटी दिया गया। तो ये बात याद रखना है। इट अलाउ पीपल टू सेंड एंड रिसीव फंड इन रियल टाइम, और रियल टाइम पर ये मान लो कि आपको 500 रुपया भेजना है अपने दोस्तों को, ठीक है, खर्चा करने के लिए, कि भाई 500 रुपया आप खर्च कर लो, तो आप तुरंत गूगल पे और फ़ोन पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। IMPS इज अवेलेबल 24/7, 365 डेज अवेलेबल रहता है, और हाईली फ्लेक्सिबल रहता है, डिपेंडेबल रहता है। वो इंसान पर निर्भर करता है किस तरीके से वो फंड को ट्रांसफ़र करेगा, और वो हमेशा 365 डेज
रेगुलर रहता है। IMPS के फीचर्स के बारे में जान गए। अब आते हैं क्या इसके मीनिंग के बारे में जान गए। अब आते हैं फीचर्स में। फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, फ्लेक्सिबल है, आसानी तरीके से फ्लेक्सिबल इन नेचर है। एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं आप मोबाइल के थ्रू अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रॉपर। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, बहुत प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, जैसे सच एज अ वेब के थ्रू आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन पे के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम सुने होंगे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं कि भाई पेटीएम कर दो। तो पेटीएम कौन सा होता है, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, वर्सटाइल होता है। इट इज वर्सटाइल, इट कैन बी यूज इन सेवरल अदर पर्पज सच एज ए मेकिंग पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप प्रीमियम कोई भर रहे हैं, OTC पेमेंट के लिए, फी पेमेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ट्रेवल और टिकट बनवाना है, तो वो सब सारे के लिए वर्सटाइल है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ के लिए ही सिर्फ है। फोर्थ क्या, इजी टू यूज, बहुत आसानी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि वन कैन डाउनलोड अ मोबाइल बैंकिंग रिकग्निशन एंड रिस्पेक्टिव बैंक इन जनरेट अ 47 MMID, मतलब क्या मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID जनरेट कर सकता है। दिस इज ए यूनिक ID विथ वन कैन अवेल सर्विस, कि वो आसानी से अवेल कर सकता है सर्विस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। UPI थोड़ा सा इसके लार्जर वर्जन है, लेकिन ये क्या, मोबाइल के थ्रू, कोई भी मोबाइल, चाहे आपका एंड्रॉयड मोबाइल है या कोई भी, उसके थ्रू आप आसानी से पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, फास्ट मोबाइल ट्रांसफर, फास्ट मनी ट्रांसफर, इमीडिएट, इट डज नॉट मोर देन 1 आवर्स टू ट्रांसफर अ मनी इन अकाउंट ऑफ द रिसीवर, 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और आसानी तरीके से इमीडिएट पेमेंट सर्विस आसानी से आप लोगों को इनेबल्ड हो जाना चाहिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एंड्रॉयड से करें। ठीक है, UPI पेमेंट सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा 7th में क्या है भाई, मोबाइल अलर्ट है। एज सुन एज द फंड ट्रांसफर रिसीवर्स, बोथ सेंडर्स एंड रिसीवर्स, टेक्स्ट मैसेज आता है बैंक से फ्रॉम द ऐप, की जिस एप्लीकेशन से आप भेज रहे हो, एप्लीकेशन से या कोई मोबाइल से भेज रहे हो, छोटी वाली मोबाइल से भी भेजी जाती है पैसा। ठीक है, तो आपको तुरंत वो मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट में कि हाँ आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना है। इनएक्सपेंसिव होता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसमें कोई टैक्सेशन ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जनरली थोड़ा सा टैक्सेशन लगता है। वो मैं बता देता हूँ कि अगर IMPS कर रहा है, वो अलग अलग बैंक का अलग अलग पॉलिसी हो सकता है, लेकिन अगर आप 10,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कितना रुपये ले रहा है वो, 2.50 प्लस एप्लीकेशन टू GST। ठीक है, अगर आप 10,000 से 1 लाख कर रहे हैं तो 5 रुपये लेगा, उसके प्लस उसके बाद क्या कि GST साथ ही साथ। ठीक है, 1 लाख से 2 लाख कर रहे हैं तो 15 रुपया, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना है। 2 लाख रुपये से अब कर रहे हो तो 25 रुपये, ऐसे याद करना है। इस देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, यहाँ हो गया 3 टाइम्स, ये याद रखना। फिर उसके बाद 10 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को होना चाहिए कि अगर IMPS सिस्टम के तहत कोई इमीडिएट पेमेंट सर्विस कर रहा है तो उसमें चार्जेस क्या क्या लगेंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जान लेते हैं। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि एक चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में क्या है, अब थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप लोग आराम से कर सकते हैं। एंड एनी यूजर्स हैविंग अ PC एंड ब्राउजर एंड कैन एक्सेस अ बैंक वेबसाइट एंड अवेल द बैंकिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर नेट बैंकिंग के थ्रू आसानी से वो अपने कंप्यूटर से आसानी से दूसरे अकाउंट में वो पैसा भेज सकता है, मोबाइल के थ्रू भेज सकता है अगर उसके पास मोबाइल है तो। ठीक है, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। तो देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन बिटवीन द बैंक एंड अ क्लाइंट, कि कोई बैंक टू बैंक इसका या क्लाइंट के बीच में कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या क्या है। दूसरा क्या है कि बैंक एंड क्लाइंट नीड्स अ कंप्यूटर और मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल चाहिए होगा दोनों को, एक बंदे के पास दूसरे बंदे के पास, ए है और बी है, इसके पास भी मोबाइल या कंप्यूटर, इसके पास मोबाइल या कंप्यूटर, तभी ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, यहाँ से यहाँ ये रिसीव कर सकता है। क्लियर, ठीक है। एंड क्लाइंट ऑल्सो गिव है ई बैंकिंग ऑप्शन और टू द बैंक, की ई ऑप्शन बैंकिंग भी इनेबल कराना होगा उसको बैंक जाके, कि भाई आप मुझे क्या करो, ई बैंकिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दे दो।
फिर क्या, बैंक स्टाफ एंड क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड द ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और दोनों को ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। एडवांटेज क्या है भाई, जो कस्टमर को मिलता है ई बैंकिंग के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर जो होता है। देखो IMPS अलग है थोड़ा सा, उसमें मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है और उसमें MMID नंबर जनरेट करके किया जा सकता है बहुत आसानी तरीके से। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ऑफर्स करता है, पहला कि 24 आवर्स 365 डेज एन ईयर सर्विस रहता है हमेशा। दे डिड नॉट गो टू बैंक, बैंक नहीं जाना पड़ेगा। जो क्लाइंट को, कस्टमर को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इनक्लूडेड इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आसानी से वो रिकॉर्ड कर सकता है, देख सकता है कब कब मैंने क्या क्या कितना कितना पैसा भेजा है। और इसमें कस्टमर फील क्या करता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि उसे सारा इन्फॉर्मेशन पता होता है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द बैंक इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और अनलिमिटेड एक्सेस कर सकता है। अगर आप ज़्यादा पेमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत टैक्स कटेगा, लेकिन बाकी सारा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आई होप सो ये भी बात आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक कि कस्टमर को क्या फ़ायदा पहुँचाया जाता है। इसके बाद क्या है कि थोड़ा सा ई बैंकिंग जो ऑफर करता है फॉलोइंग बेनिफिट टू द बैंक, कि बैंक को क्या प्रॉफिट होता है। द बैंक गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मान लो कि अगर HDFC है, अगर HDFC अच्छा ई बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है कि भाई आप ई बैंकिंग फैसिलिटी, और क्या क्या हो सकता है कि आप अगर खाता खुलवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू खुलवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ई बैंकिंग के थ्रू आपको करवाया जा सकता है, आप पैसे का लेन देन कर सकते हो। नेटवर्क ऑफ द बैंक इज़ नॉट लिमिटेड नंबर्स ऑफ बैचेस, इसमें क्या हो सकता है हम लोग बहुत आसानी तरीके से, बहुत रूरल एरियाज़ में आसानी तरीके से पहुँच सकते हैं। क्रेडिट अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ATM डेबिट कार्ड दे सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटाबेस रिड्यूस द लोड ऑन अ ब्रांचेस, और ये क्या कर सकता है, ब्रांच पर जो लोड पड़ता है, ब्रांच पर पहले हम लोग पैसा जाके ब्रांच से निकालना पड़ता था, कोई भी ब्रांच पर जाके पैसा को निकालना होता था। आज क्या हो रहा है कि जनरली हम लोग उस तरीके से नहीं करते हैं, अगर जमा भी करना होता था बैंक ब्रांचेस पे जाना पड़ता था। आज एक दूसरे से बहुत आसानी तरीके से सारा फंड ट्रांसफर हो जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या है बैंकिंग सिस्टम का, द बैंक एंड इट्स क्लाइंट हैव इन्वेस्ट मनी इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी, कि क्या डिसएडवांटेज है, एंड कि सफर्स क्या करता है कि भाई इन्वेस्ट कर रहा है ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी में। दूसरा, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर द बोथ, कि दोनों को ट्रेनिंग करना चाहिए, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो जो बैंक स्टाफ है उसको। तो पहला बात हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देयर इज़ टू इन्वेस्ट मनी, हम लोगों को मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम में, मतलब मोबाइल खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, तभी आप ये बैंकिंग का लुत्फ उठा पाएंगे, ऐसे नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। IMPS में क्या होता है, अगर आपके पास छोटा भी मोबाइल है तो वहाँ से भी आप फंड ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं, अगर बड़ा मोबाइल है वहाँ से भी आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनी ओवरसाइट एंड एरर इन अ पार्ट ऑफ अ बैंक क्लाइंट कैन बी वेरी हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख माइट हैव बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ एन एरर इन मेंशनिंग जीरो। हो सकता है कि भाई एक अगर आप 5,000 रुपये भेजना चाह रहे हो और आपको 2 जीरो और ऐड हो गया अचानक गलती से, तो वो आप पैसा पूरा वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो कभी कभी वो सब दिक्कत आ जाता है एरर की वजह से। तो वो सब सारी चीज़ों को बैंक पर ध्यान देना पड़ेगा, इसकी सिक्योरिटी साइबर बहुत मजबूत करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी, ताकि कोई भी फ्रॉड वगैरह आसानी से ना हो। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि भाई क्या क्या पढ़ा, RTGS के बारे में पढ़ा, NEFT के बारे में पढ़ा, NEFT के बारे में पढ़ा, उसके साथ IMPS के बारे में पढ़ा और ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा। और ई बैंकिंग को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे हो गया ATM के बारे में, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है, ये सब सारी बातों को, फिर डेबिट कार्ड के बाद बैंक ड्राफ्ट के बारे में, तो ये सब सारा हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मैसेज करके आप लोग मांग सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा ये सब सारे कॉन्सेप्ट को सीख कर। और मैंने जितना आप लोगों को नोट्स दिया है उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ के चले जाओ, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ो और लगे रहो। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।